अरे कोई अपने घर में कचरा तैयार करता और अपने घर के बाहर फेंक कर घर को दूषित करता, तो क्या तुम भी करोगे क्या? तो वो कबाड़ खाना हर घर में होकर के भी जब आप दूसरों को दिखाने का प्रयास नहीं करते, घर के कोने में पड़ा रहता है, कभी उसको बताने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसे हम घर के बाहर अपने कबाड़े को निकालने का प्रयास क्यों करते हैं? हमारे अंदर जो भी हमारे भाव चल रहे हैं, चाहे मेमोरीज के रूप में चल रहे हों, चाहे वो प्लानिंग्स के रूप में चल रहे हों, चाहे वर्तमान के इम्प्लीमेंट के रूप में चल रहे हों, उसके साइड इफेक्ट के रूप में तैयार हुई जो कषाय हैं, उन कबाड़ों को हम दूसरों के सामने दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं? क्या कषायें कबाड़ खाने से हटके कोई चीज है क्या? आपके घर में कबाड़ खाना आप बाजार से खरीद के लेकर आते क्या? बाजार से तो आप उपयोगी वस्तु लेकर के आते हैं, लेकिन जब उपयोग उसका हो चुका होता है अथवा उसका किसी प्रकार से उपयोग बिगड़ जाता है, तब जाके कबाड़े के रूप में वस्तु इकट्ठी हो जाती है। उसको कौन इम्पोर्टेंट किसी को प्रयास नहीं करते। ऐसी कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ भी शिक्षा पाया हो, स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में, गुरुओं से, कहीं पर भी, उसके माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ अच्छे उपयोग करना चाहता, लेकिन भीतर पुराने पड़े हुए कुछ ऐसे कर्म का उदय अथवा स्वयं की लापरवाही जब उस अच्छे उपयोगी भाव को दूषित कर देती, तो वही दूषित भाव कषाय के रूप में सामने आ जाता, जिसको आप कबाड़ खाना बोलते हैं। लेकिन वो दूषित वस्तुएं कभी आप दूसरे को प्रयास नहीं करते कि हम बताएं, लेकिन दूषित भावों को जो आप बताने का प्रयास करते हैं, आपकी विचारधारा दो रूपों में बढ़ जाती है। यदि आप हर वस्तु दूसरों को दिखाने लायक हैं, तो घर की हर वस्तु को भी दूसरों को दिखाना चाहिए। नहीं दिखाते, तो फिर हमारे अंदर जो गलत भाव तैयार हो गए हैं, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट आदि मान मत्सर जिस भी रूप में तैयार हो गए हो, उसको दूसरों के सामने रखने का प्रयास और दुस्साहस हम क्यों कर लेते? महाराज, बात तो हटके है और बात जम भी रही है, लेकिन दूसरा जब दिखाता है तो फिर हमें दिखाना पड़ता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कभी दूसरे का कबाड़ा यदि घर से बाहर निकले तो अपना निकालते हो क्या? नहीं महाराज, यदि एक से भाव मिल रहे हो तो निकाल देते हैं। दिवाली पर जब वो कबाड़ी आता है ना ठेला लेकर के, और लगातार ले आओ कबाड़े, टीन, टप्पर, बोतल, जूते, चप्पल सब लेके, ऐसे बोलता है वो। तो उसकी आवाज़ सुन के जब वो हमारा पड़ोसी निकालता है सब चीज़ें, तो हम भी निकाल देते। अरे कम से कम वहाँ पर तो कोई ऐसा है जो आपके कबाड़े को आपके घर से निकाल करके वो दूर ले जा रहा है, तब यदि दूसरा निकाले और तुम निकाल दो तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या दूसरे को कबाड़ा देने के लिए अपना कबाड़ा निकालते क्या? पड़ोसी ने यदि अपना कबाड़ा निकाला, तो क्या उस पड़ोसी के कबाड़े को आप पड़ोसी को देने के लिए अपना कबाड़ा निकालते? नहीं। तो ऐसे ही पड़ोसी ने यदि अपनी कसायों के कबाड़े को बाहर निकाला है, तो हम अपने कसायों को कबाड़े को पड़ोसी को क्यों देना चाहते हैं? हम तो उसको दें जो पड़ोसी के कबाड़े को भी ले जाए और हमारे कबाड़े को भी ले जाए। ऐसे कबाड़ी कौन होते हैं? ऐसे कबाड़ी कौन होते हैं महाराज? और कोई नहीं होते। हम आपको कबाड़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे कबाड़े को ठिकाने लगाने वाले तो बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप हमारे लिए बोल भी दो तो हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन पड़ोसी ने भी यदि उसको दिया है तो आप भी अपने कबाड़े को बाहर निकालोगे, इसके लिए तैयार हो जाना। नहीं है तो पड़ोसी की गंदगी को अपने पास देख करके अपनी गंदगी पड़ोसी को देना, ये दोनों के आस पड़ोस को दूषित करना माना जाता है। महाराज, इतनी छोटे से दृष्टांत से इतनी बड़ी बात समझ में आ गई। समझ में तो बहुत सारी बातें आ गई। और मैच्योर्ड होने का अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातें करने आ गई हैं या बड़ी बड़ी बातें करना आप सीख गए हो। मैच्योरिटी का सबसे बड़ा प्रतीक तो ये है कि आप जीवन में छोटी छोटी बातों को समझना सीख गए हो। बड़ी बड़ी बातें करना परिपक्वता की निशानी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझ पाना ये आपकी जीवन की परिपक्वता और मैच्योरिटी निशानी अवश्य होती है। नहीं है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन भीतर की कालिमा सफ़ेद नहीं हो पाती, बल्कि जितने जितने बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं उतनी उतनी कालिमा और किट्टी माँ में बदलती चली जाती है। लेकिन ऐसे जो पंचकलण जैसे महान अनुष्ठान आते हैं, वो कालिमा को दूर करने के लिए और अपने अंदर के उन काशायिक भावों को धवल करने के लिए आए हैं।
आ रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। घर साफ सुथरा हो गया, नए नए वस्त्र ला लिए, नई नई ज्वेलरी ला गई, सब कुछ ला लिए, उसके बावजूद हम तैयारी क्या कर रहे हैं कि हम अपने पंच कल्याणक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ एक तैयारी और कर ली जाए कि इस पंच कल्याणक में जब सब लोग इकट्ठे होंगे, मौसम भी उमस वाला है ही, होगा ही, ऐसे में जब हमारे विचार टकराएंगे तो उन विचारों को टकराते वक्त हम एक दूसरे से टेक इट इजी, कोई बात नहीं, मेंशन नॉट, इस प्रकार के भाव लेकर के जब सामने आएंगे तब समझ लेना कि आदिनाथ का जन्म होने पर तो नीचे नारकियों का भी एक समय के लिए कषाय भाव रुक जाता है। तो हम तो फिर नारकी नहीं, हम तो नर हैं और नारायण बनने वाले इस अनुष्ठान में शामिल होने जा रहे हैं। तो कम से कम हमारे भगवान के जन्म के पहले अथवा उसके आसपास हमारे कम से कम 6 दिनों के लिए तो कषाय अपने नियंत्रण में आ जाएं। और यदि 6 दिनों में कषाय नियंत्रण में आ जाती है तो कोई भी आदत कम से कम 7 दिन लेती है और अधिकतम 21 दिन लेती है। ये विज्ञान है। कोई भी आदत कम से कम 7 दिन और अधिकतम 21 दिन, हम जो कुछ भी विचार करते हैं, क्रियाएं करते हैं, 7 से लेकर 21 दिन तक वो आदत के निर्माण में सहयोग करते हैं और 21 दिन के बाद वो हमारे जीवन के निर्माण में आदत सहयोग करती है। तो पहले उन विचारों से, उन क्रियाओं से आदत बनती है, बाद में आदत हमें बनाती है। लेकिन अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, बुरी आदत को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो 7 दिन में भी बन सकती है। लेकिन अच्छी आदत को बनाने के लिए 7 दिन में भी बन सकती है और अधिकतम 21 दिन। लेकिन हम प्रयास करते करते इसके पहले प्रयास तो करते हैं हम बुरी आदत को छोड़ें, अच्छी आदतें लाएं, लेकिन प्रयास करने में हम अक्सर वहाँ जाकर के दम तोड़ देते हैं जहाँ कहने में ऐसा आता है हमारी कश्ती वहाँ डूबी ना, पानी बहुत कम था। भंवर में बीच में जाके डूब जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन किनारे पे आके जब डूबते हैं तो किनारा गहरा था इसलिए नहीं, हमारा धैर्य बहुत उथला था इसलिए डूब जाते। और जब हमारी धैर्य और गंभीरता उथली होती है तभी जाके किनारे को भी हमें डुबाने का श्रेय प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो भगवान संसार का और भव का भी किनारा प्राप्त कर चुके हैं, यदि उनके पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा के लिए और उनके जीवन के घटनाओं को हम संजीता से देखने के लिए तैयार हुए हैं, तो हमें अब क्या किनारा करना है, किनारे पे जाके डूबने का प्रयास नहीं, बल्कि जहाँ पर डूबे थे वहाँ पर भी किनारे का एक संस्कार जोड़ना है, ताकि हमारा अनंतकालीन संसार इस प्रकार के अनुष्ठानों के माध्यम से शांत होने की भूमिका तैयार कर ले। शांत तो अभी नहीं होगा, लेकिन भूमिका तो तैयार अवश्य की जा सकती है। तो ये 4 प्रकार के जो कमरे आपके घरों में होते, बैठक के रूप में होते, किचन के रूप में होते, शयन कक्ष के रूप में होते, ये 3 कक्ष तो कम से कम आपके भूत भविष्य और वर्तमान को इंगित करते। बैठक आपके अतीत की उपलब्धियों के लिए दिखाने का प्रयास करती है। आपका रसोई घर आपके वर्तमान में रोजमर्रा की चीज़ों को जलाने के लिए कारण बनती है। और आपका जो शयन कक्ष है, ख्वाब का जिसको बोलते हैं, अथवा स्वप्न ग्रह जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप भविष्य के स्वप्न देखा करते। लेकिन इन तीनों के चलते चलते जो कबाड़ा इकट्ठा हो जाता, उस कबाड़े को किसी अलग घर में नहीं, जो कमरा बेस्ड होता है या जिसमें ज़्यादा सफोकेशन होता है, जहाँ उपयोग कम होता है, वहाँ जाकर के आप उसको पटक देते। घर में तो आप अपने कबाड़े को ऐसी जगह पटकते जहाँ कोई देख ना पाए, लेकिन हमारे भावों में तैयार हुई कषायों को आप वहाँ पटक देते हैं जहाँ दुनिया देख ले। तो घर जैसी यदि तुम ईमानदारी और मानवीयता अपने मन के भावों को लेकर के चलने लग जाओ, तो फिर बहुत ज़्यादा उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं, आपको स्वयं पता लगने लग जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। महाराज, ये बात तो समझ में आई कि कबाड़ा अपने आप तैयार हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता, और कबाड़ खाना भी कभी घर में डिजाइन नहीं करना पड़ता। जो भी वेस्टेज या वेस्ट यूजलेस कमरा होता है उसको ही हम कबाड़ खाना सिद्ध कर देते हैं। आजकल बात अलग है, जब वास्तु के हिसाब से देखा जाता है तो उसमें एक कबाड़ खाने का स्थान या स्टोर रूम अलग है और कबाड़ खाना अलग है।
स्टोर रूम वो होता है जहाँ पर उस स्टोर की हुई चीज़ों का हमें आगे उपयोग करना है, और कबाड़ खाना वो होता है जो उपयोग हो चुकी चीज़ें हैं उनको हमें बाहर निकालना है। तो कई बार लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से कबाड़ खाने की चीज़ें आप ऐसी जगह मत रखो जहाँ पर वो स्थायी पड़ी रहें, ऐसे कोण में रखो जहाँ पर वो बाहर निकलते जाएँ। तो कुछ लोग वायब कोण में उसको रखने लग जाते हैं कि वहाँ से जल्दी खाली होने का स्थान रहता है। ऐसे ही अपने जीवन के वायव्य कोण में यदि अपनी कषायों को रखो, क्योंकि कषाय मुक्त तो तुम नहीं हो सकते। कषाय मुक्त होने की अवस्था तो 10वां गुण स्थान है, वो इस पंचम काल में संभव नहीं। लेकिन कषायों को यदि तुम वायव्य कोण में रखते चले जाओ ताकि वो कषाय आए लेकिन टिक ना पाएँ, जल्दी बाहर हो जाएं, तो भी आपका कषायवान होने से आपको बहुत ज़्यादा हानि नहीं है। लेकिन हम ऐसे कोण में रख लेते हैं जहाँ पर नैऋत्य कोण होता है। नैऋत्य कोण समझते? साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो स्थान होता है उसका नाम साउथ वेस्ट है, और वो स्थिर कमरा माना जाता है जहाँ पर बड़े लोगों का आवास होता है, घर के मुखिया का वहाँ आवास होना चाहिए। अब ऐसे आपके जीवन में जो सबसे मुख्य चीज़ों का आवास रखने वाला स्थान था, वहाँ पर यदि आप कबाड़ खाना रख लो तो फिर क्या होता? सुन रहे हो? जहाँ पर मुखिया को बैठना चाहिए, जहाँ पर आपके आत्म तत्व को वहाँ पर नियंता बनना चाहिए, वहाँ पर यदि आत्म तत्व के ऊपर आपके कषायों का नियंत्रण हो जाए तो फिर क्या होगा? वो कषाएं आपके उस आत्मा के अधीनता को स्वीकार न करके आत्मा को अधीन बनाने का प्रयास करने लग जाती। अपने जीवन के या अपने आत्मा के नैऋत्य कोण में कभी भी कषायों को मत रखना। रखना ही हो, आ गई हो तो उनको सिर्फ वायव्य कोण में रख देना ताकि आए और निकल जाएं। साधु हमेशा कषाय मुक्त तो नहीं हुए अभी वो, लेकिन कषाय होकर के भी अंतर मुहूर्त में उनसे बाहर निकलती इसलिए रहती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है इन कषायों को हम अपने जीवन के किस स्थान में हमें आवास देना है। तुम कम से कम तुम भी कषाय मुक्त नहीं हुए हो, लेकिन उसको नैऋत्य कोण में रख करके जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, यही तुम्हारे पतन के लिए कारण बन जाता है। गुस्सा, महाराज क्या करें, बस हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तुम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पहले अपनी इस गलती को स्वीकार करना सीख जाओ कि तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। तो गलत को बर्दाश्त करते जाएं क्या? पहले ये तो मानो कि तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, गलती किसी गलती बर्दाश्त नहीं होती, ये नहीं कहो किसी गलती बर्दाश्त नहीं होती, पहले ये स्वीकारो तुमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। महाराज माँ की सब बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन कोई गलत करे तो बर्दाश्त कैसे करें? वो गलत व्यक्ति का यदि हम समर्थन करेंगे तो क्या उसको गलत होने के लिए कारण नहीं मानेंगे? इतनी अच्छी तुमने यदि नीति पढ़ी है तो ये भी पढ़ लेते, दुनिया में अपनी और पराई सबकी गलतियों को नहीं, अपनी गलतियों को तो बर्दाश्त बिल्कुल ना करो और दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करते जाओ। इसी का नाम क्षमा वीरस्य भूषणम और वीरता का प्रतीक माना जाता है। और तुम हो कि अपनी गलती को पूरा बर्दाश्त किए जा रहे। क्या तुमने इस प्रकार से साफ सफाई करने की जो दूसरों की पड़ोस की सोच लिया है, कभी अपने घर की साफ सफाई करने की सोची? पड़ोस की पूरी सफाई हो ताकि उसके कचरा हमारे घर में ना आए और हम कचरे के ढेर पे बैठे रहें। हम हमारे घर में घूरा बना करके रखे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सुगंधी आएगी। कभी कचरे के ढेर पर बैठ करके सुगंधी की प्रतीक्षा पूरी हुई है? क्यों जतारा वालों? नहीं महाराज, हम कचरे के ढेर पर बैठ करके उस पर परफ्यूम छिड़क देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं अब इसमें जब हम नाक खींचेंगे तो सुगंधी आएगी। लेकिन बीच में यदि उमस वाली गर्मी हो तो तुम कितना ही परफ्यूम लगाओ, कितना ही डिओड्रेंट लगाओ, लेकिन एक बार नाक सड़ो उसमें यदि गटर की यदि बदबू घुस जाए, कैसा करते? ये कहाँ से आई? सुन करके सबको हंसी आ रही है, कुछ लोग नाक भी सिकोड़ रहे हैं। लेकिन सोचो, हम सब अपने कसायों के कचरे पर बैठ करके और सुख की सुगंधी की जो प्रतीक्षा अनंत काल से करते आए हैं और बीच बीच में एक बार नाक से खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब बदबू ही हाथ लगती है तो फिर हम कचरे को साफ करने का प्रयास नहीं, नए नए डिओड्रेंट और परफ्यूम लाने का प्रयास करते हैं। अरे ये डिओड्रेंट और परफ्यूम के
डिब्बियों के कचरे इतने बन गए कि उनसे ही बदबू आने लग गई। जब तक आप उस बदबूदार वस्तु का निराकरण नहीं करोगे, उसका तिरस्कार नहीं करोगे, तब तक कभी भी सुगंधी का सत्कार करने की प्रतीक्षा करना ये बेईमानी मानी जाती है। करते रहे कि नहीं करते रहे महाराज, तो फिर क्या करें? पहले इतना स्वीकार कर लो कि हमसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। चलो मान लिया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो। अब मान तो लिया, अरे तो क्यों लगा रहे हो? ऐसा बोलो ना, महाराज जी आज मुझे अपनी गलती समझ में आ गई, आज मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे भी तो बोल सकते हो। अब तुम महाराज के सामने बोल रहे हो तो भी ऐसा मतलब ऐसा कोई आसान कर रहे हो महाराज के ऊपर। अरे कम से कम तुम्हारे कबाड़े को, तुम्हारी गंदगी को यदि कोई लेने आया है तो उसके सामने तो अच्छे से बोलो। कौन लेने आया? अरे महाराज लेने आए। और कौन लेने आया? वो वहाँ नगर पालिका आती है, गाड़ी वाला आया कोई कचरा निकाल। यहाँ महाराज कहते हैं महाराज आए हैं कचरा निकाल। कौन सा कचरा? भीतर का कचरा। क्योंकि बाहर का कचरा निकालने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत से साधन हैं, भीतर का कचरा निकालने के लिए अनंत काल से कोई साधन नहीं बन सकते तो सिर्फ 3 ही हैं, देव, गुरु और शास्त्र। देव साक्षात आज बोल नहीं पा रहे, शास्त्रों को पढ़ने का तुम्हें मौका मिल नहीं पा रहा, तो कम से कम जो गुरु, देव और शास्त्र दोनों की आज्ञा में चलते हैं, उनके सामने तो अपना कचरा निकालने का प्रयास कर दो। तुम्हारा अब वो पड़ोसी निकाले तो क्या करें? फिर तुम पड़ोसी को देखते क्यों हो? अब महाराज दरवाजा खोलते हैं तो पड़ोसी सबसे पहले दिखता है। दरवाजा खोलते वक्त अपने दरवाजे में कितना कचरा लगा है, क्योंकि तुमने घर तो खाली कर लिया कचरे से, लेकिन जो बाहर किया है कहीं ऐसा तो नहीं दरवाजे में जाके चिपक गया हो। और कई बार जब दरवाजे में चिपक जाता है तो दरवाजा बहुत दिन बाद जब खुला हो तो आवाज करता कि नहीं करता, चूं चूं की है? तो अब क्या करें महाराज? कुछ नहीं करना उसमें। सफाई उसकी कैसे करें? सफाई जितनी करते वो तो कर ही देते हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या डाल देते? ऑयल डाल देते हैं। कोई भी ऑयल चल जाता है, एक बूंद डालते हैं वो कब्जे के पूरे उसमें डिस करके आ जाता है। चाहे घासलेट डालो, चाहे नारियल का तेल डालो, चाहे कोई भी डालो, इतना लुब्रिकेशन जब उसमें कर देते हैं तो चूं चूं की आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। अब तुमने यदि अपने अंदर, समझ में आ रही ना बात? महाराज बहुत अच्छी समझ में आ गई। ऐसे गृहस्थी के दृष्टांत रोज दे दिया करो, फिर तुम इतने विद्वान बन जाएंगे कि देखो फिर अगले बार तो शिविर में हम ही बैठेंगे। तो रोज ऐसी दृष्टांत तो देते हैं, ढूंढ के लाना पड़ता है, पता नहीं यहाँ बैठ जाओ तो अपने आप टपकने लग जाते हैं। नए एक दृष्टांत आके इंटरव्यू देते हैं, पहले मुझे सुना दो, पहले मुझे सुना दो। हम कहते पहले रुको तो सही, पहले एक तो सुना दें, फिर उसके बाद तुम्हारा नंबर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 9:15 बज जाएंगे तो बंद।